इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दियर एलिमिनेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान या फिर किसी और वजह से जैसे एक्सिस इंजेक्शन से कुछ चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर आयन लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। इन पदार्थों को हमें कंप्लीट या पार्शियल रूप से बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। अमोनिया सबसे जहरीली होती है और अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होती है, इसलिए यूरिक एसिड को बाहर निकालने रिमूव करने के लिए बहुत कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने की प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट हैं। अमोनिया वाटर में बहुत जल्दी से घुल जाती है, इसलिए कॉमनली अमोनिया बॉडी सरफेस या गिल सरफेस बोलें तो फिश में के द्वारा अमोनियम आयन के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। अमोनोटेलिज्म में किडनी का कोई खास रोल नहीं होता है। यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म दोनों टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन के लिए हैं, जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सके। यूरियोटेलिक एनिमल मेनली यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। एग्जाम्पल है यूरियोटेलिक एनिमल के मामल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस। यूरियोटेलिक एनिमल्स में मेटाबॉलिज्म के दौरान बनी अमोनिया लिवर में आकर यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। इसे ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं और इसके बाद इस यूरिया को ब्लड में छोड़ दिया जाता है। ब्लड किडनी से फिल्टर होकर एक्सक्रीट कर दी जाती है। कुछ एनिमल्स में यूरिया की कुछ मात्रा किडनी के मैट्रिक्स में बची रह जाती है, जिससे ज़रूरी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रहती है। यूरिकोटेलिक एनिमल मेनली एक्सक्रीट यूरिक एसिड। यूरिकोटेलिक एनिमल यूरिक एसिड को पैलेट बोलें तो गोली या पेस्ट बोलें तो लेई के रूप में बाहर निकालते हैं, जिससे वाटर का नुकसान कम होता है। एग्जाम्पल है यूरिकोटेलिक एनिमल्स के रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स। एनिमल किंगडम में कई तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। इनवर्टिब्रेट में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सिंपल ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं एंड वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन किडनी के फॉर्म में होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल। प्लेटीहेल्मिंथेस बोले तो फ्लैटबॉम, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, रोटीफर्स, सम एनिलिडा एंड सिफेलोकॉर्डेटा बोले तो एम्फियोक्सिस में पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया का मेन संबंध ऑस्मो रेगुलेशन से होता है। ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम को कहते हैं। नेफ्रिडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन अर्थवॉर्म एंड अदर एनिलिडा। नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों के लिए सहायक है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स इन मोस्ट ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। मेलपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों के लिए सहायक है। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड क्रिस्टेशियन जैसे प्रॉन्स में एक्सक्रीशन का काम करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.1 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है 1 पेयर किडनीज, 1 पेयर यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा से मिलकर। किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनी लास्ट थोरेसिक बोले T12 एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा L3 के बीच प्रेजेंट होती हैं। किडनी एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल इनर वॉल के पास होती है। मेजरमेंट ऑफ किडनी का लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ तो होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, वेट होता है 120 to 170 ग्राम। किडनी के इनर कॉन्केव सरफेस के सेंटर की तरफ उपस्थित एक नोच होती है जिसे हाइलम कहते हैं, जिसके द्वारा यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व किडनी में एंटर करते हैं। हाइलम के अंदर की तरफ एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। इसके प्रोजेक्शन को कैलिक्स कहते हैं। किडनी की बाहरी सतह पर टफ कैप्सूल पाई जाती है। किडनी के अंदर 2 जोन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। मेडुला कुछ कॉनिकल मास मेडुलरी पिरामिड में डिवाइड होती है जो कैलिक्स में प्रोजेक्ट रहते हैं। कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड में रीनल कॉलम के रूप में फैले एक्सटेंड रहते हैं। इनको कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहते हैं।
प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। प्रत्येक नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस एफ्रिएंट अर्टियोल से बनी कैपिलरीज का गुच्छा होता है। एफ्रिएंट अर्टियोल किडनी को ब्लड देने वाली रीनल आर्टरी की एक पतली ब्रांच है। रीनल ट्यूब्यूल डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, वुमेन कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस को घेरती है। हाईली कॉइल्ड पीसीटी, हेनले लूप हेयर पिन शेप होते हैं। हेनले लूप में एक डिसेंडिंग एंड एक असेंडिंग लिम्ब होती है। असेंडिंग लिम्ब एक हाईली कॉइल्ड डीसीटी में खुलती है, अनोदर हाईली कॉइल्ड डीसीटी। ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन कैप्सूल मिलकर बनाते हैं मालपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। कई नेफ्रॉन की डीसीटी जहाँ पर खुलती हैं वह एक स्ट्रेट ट्यूब होती हैं जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कई कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होकर मेडुलरी पिरामिड के द्वारा रीनल पेल्विस के कैलिक्स में खुलती हैं। मेलपीजियन कॉर्पस्कल पीसीटी एंड डीसीटी किडनी के कॉर्टिकल रीजन में होती हैं, जबकि हेनले लूप मेडुला में होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ज़्यादातर नेफ्रॉन इसी प्रकार के होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा एंड बहुत थोड़ा सा मेडुला में फैला रहता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बासा रेक्टा अब्सेंट या बहुत कम पाई जाती है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा एंड मेडुला में गहराई तक फैला होता है। ऐसे नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में यू से बासा रेक्टा पाई जाती है। बासा रेक्टा ग्लोमेरुलस से जो इफ्रिएंट अर्टियोल निकलती है वह रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड एक पतली कैपिलरी का नेटवर्क बना लेती है, जिन्हें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, और इसी नेटवर्क की एक पतली सी वेसल हेनले लूप के पैरेलल होती है जिसे हम बासा रेक्टा कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.2 यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं जो नेफ्रॉन के अलग अलग भागों में होते हैं। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन, नंबर 3 सीक्रेशन। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है जो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, इसलिए इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड 1 मिनट में किडनी के द्वारा फिल्टर होता है, जो हार्ट की प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा पंप किए गए ब्लड का 1/5 पार्ट होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर होता है। यह फिल्ट्रेशन 3 लेयर के द्वारा होता है। नंबर 1 एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, नंबर 2 एपिथेलियल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, नंबर 3 अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। वुमेन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल को पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट सेल पेचदार बोले तो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी जगह बन जाती है। इसे फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर कहते हैं। ब्लड इन तीनों लेयर में बहुत ही बारीकता से फिल्टर होता है, जिसमें प्लाज्मा की सभी चीज़ें एक्सेप्ट प्रोटीन वुमेन कैप्सूल की ल्यूमेन में आ जाती है। इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोले तो GFR, 1 मिनट में किडनी के द्वारा बनने वाले फिल्ट्रेट की रेट को GFR कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में GFR 125 ml पर मिनट, इसका मतलब 180 लीटर पर डे होती है। किडनी में GFR को रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें एक सफल मैकेनिज्म जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस JGA के द्वारा रेगुलेशन नीचे रिप्रेजेंट किया गया है। JGA एक स्पेशल सेंसिटिव भाग होता है। JGA DCT एंड एफ्रिएंट अर्टियोल के कॉन्टैक्ट वाली जगह पर सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है। फंक्शन ऑफ JGA का फंक्शन फॉल इन GFR, एक्टिवेट JG सेल टू रिलीज रेनिन, स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो and thereby the GFR back to normal. Again, fall in GFR, activate JG cell to release renin, stimulate glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. अभी हम बात करने जा रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। रीएब्जॉर्प्शन, एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, जबकि यूरिन सिर्फ 1.5 लीटर रिलीज होती है। इसका मतलब 99% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल की एपिथेलियल सेल से होता है। रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है। फॉर एग्जांपल, एक्टिव मैकेनिज्म में आता है Na पॉजिटिव, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एक्सेट्रा।
पैसिव मैकेनिज्म में आता है नाइट्रोजीनियस बेस्ड एंड वाटर। सीक्रेशन, ट्यूबुलर सेल कुछ सबस्टेंस जैसे H पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड अमोनिया का फिल्ट्रेट में सीक्रेशन करती हैं। यह सीक्रेशन बॉडीली फ्लूइड में आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.3 फंक्शन ऑफ द टिब्यूल के बारे में। फंक्शन ऑफ द टिब्यूल, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। PCT में सिंपल क्यूबोइडल एंड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल होती हैं जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। लगभग सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन PCT वाले भाग में होता है। बॉडी फ्लूइड की pH एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए PCT हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन एंड पोटेशियम आयन का फिल्ट्रेट में सिलेक्टिव सीक्रेट करती हैं एंड फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन करती हैं। हेनले लूप, हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब से रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। हेनले लूप की मुख्य भूमिका मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है। हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगभग इम्परमिएबल होती है, इसलिए जैसे जैसे फिल्ट्रेट इस लिम्ब से नीचे जाता है यह कॉन्सेंट्रेट होता जाता है। असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है लेकिन असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली या पैसिवली होता है, इसलिए जब कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब से ऊपर जाता है तो यह डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स मेडुलरी फ्लूइड में आ जाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं DCT के बारे में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। DCT सेगमेंट में वाटर एंड सोडियम आयन का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। DCT में बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करने की भी क्षमता होती है तथा ब्लड की pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड NH4 अमोनियम आयन का सिलेक्टिव सीक्रेशन करती हैं। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से मेडुलरा के इनर पार्ट तक फैली होती है। यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए कलेक्टिंग डक्ट वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अधिक मात्रा में होता है। कलेक्टिंग डक्ट यूरिया से थोड़ी मात्रा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाती है जिससे कलेक्टिंग डक्ट की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। कलेक्टिंग डक्ट ब्लड की pH एंड आयनिक बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का सिलेक्टिव सीक्रेशन भी करती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.4 मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, मामल्स में कॉन्सेंट्रेशन यूरिन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हेनले लूप एंड बासा रेक्टा इनके लिए ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों लिम्ब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में फिल्ट्रेट का बहाव अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए काउंटर करंट बनता है। बासा रेक्टा की दोनों लिम्ब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में ब्लड का बहाव भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए काउंटर करंट बनता है। हेनले लूप एंड बासा रेक्टा के बीच की प्रॉक्सिमिटी, निकटता एंड उनमें काउंटर करंट इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ बढ़ती ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। इसका मतलब 300 m osmol लीटर इनवर्स इन कॉर्टेक्स टू 1200 m osmol लीटर इनवर्स इन इनर मेडुला। यह ग्रेडियंट सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया की वजह से होती है। हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब से NaCl बाहर आता है, वो NaCl बासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब से एक्सचेंज हो जाता है। बासा रेक्टा की असेंडिंग पोर्शन द्वारा NaCl इंटरस्टिशियम में वापस आ जाता है। ठीक इसी तरह यूरिया जो हेनले लूप के असेंडिंग लिम्ब थिन सेगमेंट में प्रवेश करती है, एंटर करती है, वह कलेक्टिंग ट्यूब्स के द्वारा इंटरस्टिशियम में ट्रांसपोर्ट होकर वापस आ जाती है। ऊपर डिस्क्राइब किए गए पदार्थों का ट्रांसपोर्ट हेनले लूप एंड बासा रेक्टा के स्पेशल अरेंजमेंट की सहायता से होता है। इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। यह काउंटर करंट मैकेनिज्म मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करती है। मनुष्य की किडनी शुरुआत में बने फिल्ट्रेट से लगभग 4 गुना कॉन्सेंट्रेट यूरिन बना सकती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.5 रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में। किडनी के फंक्शन का सफल मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड कुछ हद तक हर्ट भाग लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने से ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं।
जब बॉडी से फ्लूइड का बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो जाता है तो बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं जो न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच बोले तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन अथवा वैसोप्रेसिन के सीक्रेशन के लिए हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। यह हार्मोन रीनल ट्यूब्यूल के पिछले भाग लेटर पार्ट से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है जिसके द्वारा डाईयूरेसिस रुक जाती है। डाईयूरेसिस यूरिन के द्वारा वाटर का अधिक निकलना डाईयूरेसिस कहलाता है। जब बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है तो ऑस्मो रिसेप्टर बंद हो जाते हैं और एडीएच का सीक्रेशन कम हो जाता है। कंप्लीट द फीडबैक। एडीएच ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके भी किडनी के काम को प्रभावित कर सकता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इससे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। फिर इसके द्वारा जीएफआर बढ़ जाता है। जेजीए एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल निभाता है। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर बीपी, जीएफआर के कम होने से जेजी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं और इससे रेनिन RENIN निकलता है। रेनिन ब्लड में मौजूद एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 एंड इसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। एंजियोटेंसिन 2 ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसके द्वारा जीएफआर बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन 2 एडिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है जिससे एल्डोस्टेरोन निकलता है। एल्डोस्टेरोन रीनल ट्यूब्यूल के डिस्टल भाग से सोडियम आयन एंड वाटर की रीअब्जॉर्ब करता है। इसलिए एल्डोस्टेरोन को साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। एल्डोस्टेरोन भी जीएफआर एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इस मैकेनिज्म को कॉमनली रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। हार्ट के आर्टिया में ब्लड फ्लो के बढ़ने आर्टियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF रिलीज होता है। ANF वैसोडाइलेशन कॉज करता है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ANF मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म को रोकती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.6 मिक्सचुरेशन रिलीज ऑफ यूरिन के बारे में। मिक्सचुरेशन रिलीज ऑफ यूरिन CNS से वॉलेंट्री सिग्नल के आने तक नेफ्रॉन द्वारा बनी यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर होती रहती है। यूरिन से भरे यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच खिंचाव होने से यह सिग्नल शुरू हो जाते हैं। जवाब में ब्लैडर की दीवार वॉल में उपस्थित स्ट्रेच रिसेप्टर CNS तक सिग्नल भेजते हैं। CNS से मोटर मैसेज आगे बढ़कर ब्लैडर की स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन एंड साथ साथ यूरेथ्रल स्पिंचर का रिलैक्सेशन शुरू कर देता है। इससे यूरिन रिलीज हो जाती है। यूरिन के रिलीज करने के प्रोसेस को मिक्सचुरेशन कहते हैं और इसमें इन्वॉल्व होने वाली न्यूरल मैकेनिज्म को मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन एक दिन में एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन का एक्सक्रीशन करता है। यूरिन हल्के पीले रंग का वाटरी फ्लूइड है। यूरिन स्लाइटली एसिडिक pH 6 होता है। यूरिन में एक विशेष गंध करेक्टरिस्टिक ओडर होती है। यूरिन की एनालिसिस करके हम कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड किडनी की मल फंक्शनिंग के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिन में ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज, कीटोन्यूरिया की प्रेजेंस डायबिटीज़ मेलिटियस को इंडिकेट करती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.7 रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन के बारे में। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन किडनी के अलावा लंग्स, लिवर एंड स्किन भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालने में सहायता करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लंग्स के बारे में। लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रॉक्स 200 ml पर मिनट। लंग्स रिमूव सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डेज। अभी हम बात करने जा रहे हैं लिवर के बारे में। लिवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। लिवर बाइल कंटेनिंग पदार्थ जैसे बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग का सीक्रेशन करती है। लिवर में ज़्यादातर पदार्थ अंत में डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं स्किन के बारे में। स्किन में पाई जाने वाली स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड निर्धारित पदार्थों को अपने सीक्रेशन के द्वारा निकाल सकती हैं। स्वेट ग्लैंड से बनने वाला स्वेट बोले तो पसीना एक वाटरी फ्लूइड है। पसीने में NaCl, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा होता है।
स्वेट का प्राइमरी फंक्शन बॉडी सरफेस की कूलिंग करना है, लेकिन यह कुछ ऊपर दिए गए वेस्टेज को भी निकालने में सहायता करता है। सेबेसियस ग्लैंड से निम्न पदार्थ जैसे स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस आदि को सीबम के द्वारा बाहर निकाला जाता है। सेबेसियस ग्लैंड का सीक्रेशन स्किन को प्रोएक्टिव ऑयली कवरिंग देता है। क्या आप जानते हैं कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट का एलिमिनेशन सिलाइवा के द्वारा भी होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.8 डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। किडनी के प्रॉपर कार्य न करने की वजह से ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया बहुत नुकसानदायक होता है, यह किडनी को फेल कर देता है। यूरेमिया किडनी को फेल कर सकता है। ऐसे पेशेंट में हेमोडायलिसिस के द्वारा यूरिया को रिमूव करते हैं। हीमोडायलिसिस में ब्लड को किसी सुविधाजनक कन्वीनियंट आर्टरी से बाहर निकालते हैं और इसमें एंटीकोगुलेंट जैसे हेपेरिन मिलाने के बाद डायलाइजिंग यूनिट में पंप कर देते हैं। इस डायलाइजिंग यूनिट में कोइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है और इसके चारों तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन प्लाज्मा के इक्विवेलेंट होता है, सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट को छोड़कर। सेलोफेन ट्यूब पोरस होती है, इसलिए ब्लड जब सेलोफेन ट्यूब से गुजरता है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट इंडिपेंडेंटली डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजीनियस वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होते हैं। इस तरीके से ब्लड साफ़ हो जाता है और यह हाफ ब्लड में एंटी हेपेरिन मिलाकर एक वेन के द्वारा पुनः ब्लड बॉडी में भेज दिया जाता है। यह मेथड पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले यूरेमिक पेशेंट के लिए वरदान है। एक्यूट किडनी फेलियर बोले तो रीनल फेलियर को ठीक करने की अंतिम विधि किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। किडनी ट्रांसप्लांट में डोनर की किडनी फंक्शनल होनी चाहिए और क्लोज रिलेटिव डोनर को वरीयता देनी चाहिए, जिससे कि होस्ट का इम्यूनी सिस्टम इसे कम से कम रिजेक्ट करे। आज के मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर ने इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक की सफलता को बढ़ा दिया है। रीनल कैल्कुली। किडनी के अंदर क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट बोले तो ऑक्सलेट एसेक्ट्रा का स्टोन या इनसॉल्युबल मास का बनना रीनल कैल्कुली कहलाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किडनी के ग्लोमेरुलाई में सूजन इन्फ्लामेशन हो जाती है। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऑडियो क्लिप